नमस्कार दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यंग माइंड्स ऑफ इंडिया और यूट्यूब चैनल साइट एंड इनसाइट में। थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू। सबसे पहले तो तारक मेहता उल्टा चश्मा की पूरी टीम को और आपको बधाई हो। 3000 एपिसोड पूरे हुए और यही नहीं 12 साल हो गए शो को, तो सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद इतने लंबे समय के लिए हम एंटरटेन करने के लिए। शुक्रिया राहुल जी, शुक्रिया, थैंक यू। साथ ही मैं अपने दिल से श्रद्धांजलि देना चाहूंगा श्री कवि कुमार जी को, जो अब नहीं है, बहुत अफसोस है, लेकिन उनकी आत्मा को भगवान शांति। नहीं, बिल्कुल आज भी आप यकीन नहीं मानेंगे, एक दिन ऐसा नहीं जाता कि मैं उनको याद नहीं करता, क्योंकि वो इतने प्यारे इंसान थे कि मतलब उसको हम मतलब मैं तो पर्सनली मैं तो उनको भुला ही नहीं पाता हूँ कि इतना वक्त हमने साथ में बिताया है और इतने अच्छे इंसान थे कि वाकई में बहुत ही मज़ेदार समय हमने पास किया उनके साथ। आई एम श्योर, मैं जरूर समझता हूँ जब हम एज अ दर्शक देखते हैं और आपने तो साथ समय बिताया है, जिया है, तो कितना मुश्किल होता होगा किसी अपने को एकदम से ना देख पाना दोबारा से और ऐसा लगना कि अचानक से क्या हो गया। एक लाइफ की अलग ही फीलिंग आती है कि जिंदगी कुछ नहीं है, ऐसे एहसास आ जाते हैं दिमाग में। पता नहीं कैसे आप वो वक्त गुजारते होंगे जब आप उनको नहीं पाते होंगे सेट पे। जी, पर कहते हैं ना कि लाइफ गोज ऑन, द शो मस्ट गो ऑन, तो अभी या शो मस्ट गो ऑन। या दिलीप जी, आप जिस दौर से आते हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आत्माराम तुकाराम जी की तरह हमारे दौर की बात करूंगा, लेकिन जिस दौर से के कलाकारों से आप आते हैं, वो दौर के कलाकार वाकई बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल कलाकार हैं, क्योंकि आप लोगों की कला जमीनी हकीकत से जुड़ी भी महसूस होती है, क्योंकि थिएटर से आप आते हैं। और शायद इसी वजह से उस दौर के जितने भी टेलीविजन सीरियल हैं जो आज तक हमारे दिलों में बसे हुए हैं, और उसी श्रृंखला में तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने भी अपनी जगह बनाई है। मैं ये जानना चाहूंगा कि हालांकि हर एक कलाकार अप्रतिम है, ये भी भिड़े जी का डायलॉग है, अप्रतिम, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, आज खुशकिस्मती है मेरी कि मैं दिलीप जी आपसे बात कर पा रहा हूँ। आपकी जर्नी को स्पेशली मैं जानना चाहूंगा। मैंने प्यार किया के एक कैरेक्टर से लेकर रामू, और आज जो आप चंपकलाल, जेठालाल चंपकलाल गढ़ा है, ये पूरा सफर एक एक्टर का कैसे शुरू हुआ? हाँ, पहले तो शौकिया तौर पे मैं करता था इसको, एज ए प्रोफेशन मैंने कभी सोचा नहीं था। जब मैंने प्यार किया तो उसके बाद मैं थिएटर भी करता रहा, गुजराती थिएटर में। बस ये 2008 में शुरू हुआ तारक मेहता, और 2007 तक थिएटर में करता रहा लगातार, फ्रॉम चिल्ड्रंस प्लेस, यानी 1977-78 में कहूँगा कि तब मैं 77 से मैं चिल्ड्रन प्लेस करता था, और 2007 तक मैंने फिर लगातार थिएटर किया, कमर्शियल प्लेस किए वगैरह। तो जब 2008 से फिर जो तारक मेहता शुरू हुआ, तब से थिएटर मेरा छूट गया है। बाकी लगातार जो आप कह सकते हैं कि 30 साल ऑलमोस्ट थिएटर मैंने किया। तो मैंने प्यार किया जब किया तो वही शौकिया तौर पे चल रहा था। उसके बाद से जब आई थिंक जी टीवी जब आया, तो तब मुझे ऐसा लगा कि भाई नहीं, इसमें प्राइवेट चैनल आई है तो एज एन एक्टर शायद इसको प्रोफेशन अगर हम ले तो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि थिएटर तो ऑफकोर्स इतना उन दिनों इतना पेइंग नहीं था। बस यही था कि पैशन था तो हम लोग थिएटर करते थे, एक अलग मज़ा था थिएटर करने का, जो ऑफकोर्स आज भी किसी भी कलाकार के लिए वो थिएटर का जो मज़ा है वो तो रहेगा ही ज़िंदगी भर, उसको तो आप भुला नहीं पाएंगे। तो जब ये प्राइवेट चैनल शुरू हुआ, तब मैंने जो आई थिंक 1990 या 91 में आई डिसाइडेड टू टेक अप एज अ प्रोफेशनली, एज एन टू बिकम एज अ प्रोफेशनल एक्टर। और तब से फिर थोड़ा सा ऑफकोर्स थोड़ी सफ़र बहुत शुरू में तो काफ़ी स्ट्रगल रही, काम इतना मिल नहीं रहा था। मैंने प्यार किया के बाद मैंने हम आपके हैं कौन की, फिर आई थिंक बाय 95-96 जी पर एक आई थी ज़रा हटके, जिसमें लकी अली जो सिंगर है, तो मैं और लकी जी हम लोग प्रोटैगनिस्ट थे उसमें, 2 कैरेक्टर मेन कैरेक्टर थे, वो किया। फिर एक के बाद एक सीरियल मिलती गई और काम से काम मिलता गया, तो धीरे धीरे चलता रहा। साइड में कमर्शियल थिएटर भी मैं करता रहा, और उन दिनों तो वीकली एपिसोड आते थे, डेली तो था नहीं। तो कई साल तक ये रवैया रहा कि मैं 2 वीकली में करता था, और मतलब 8-8 दिन उसकी शूटिंग होती थी, 4-4 एपिसोड होते थे।
2 दिन में 1 एपिसोड होता था। और मतलब 8 और 8 16 15 दिन करीब शूटिंग के लिए रखता था, और बाकी के 15 दिन मैं थिएटर की टूर वगैरह अगर कुछ हुई तो उसके लिए मैं अलहदा रखता था। फिर डेली रोज शूटिंग वगैरह करना। तो फिर बस धीरे-धीरे करते गए, चलते गए, एक काम से दूसरा काम इस तरह से मिलता रहा। और फाइनली जब ये 2008 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा आया, तो उसने तो मतलब पूरी दुनिया ही बदल दी। आपकी नहीं, हम सबकी दुनिया बदली है तारक मेहता ने। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि तारक मेहता की उल्टा चश्मा की जो शुरुआत हुई वो किस तरीके से हुई? मतलब हाउ यू गॉट सेलेक्टेड इन दिस रोल, और ये कैसे हुआ? एक्चुअली आसिफ भाई एंड मी वी आर कॉलेज फ्रेंड्स एक्चुअली। अच्छा। तो हाँ, मैं कॉलेज मतलब वो भी अलग कॉलेज में थे, मैं अलग कॉलेज में था, लेकिन हम लोग इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में काफ़ी मिला करते थे। और आसिफ भाई उन दिनों उन्होंने एक एज़ ए बतौर एक एक्टर एक प्ले भी किया था, बहुत बढ़िया किया था उन्होंने। तो मैं जाके उनको मिला था कि भई आपने बहुत बढ़िया रोल किया वगैरह। और मैं तब कॉम्पिटिशन में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका था। तो उनको भी ये लगा कि अरे वाह! मतलब इन्होंने आके मेरे एक्टिंग की तारीफ़ की। तो उस तरह से फिर हमने एक पृथ्वी वगैरह में एक प्ले किया था, उसमें एक म्यूज़िकल प्ले था, उसमें हम लोग साथ में थे। आई थिंक 86-87 के अराउंड। तो वैसे हमारी जान-पहचान काफ़ी सालों से है, और वो मुझे बतौर एक एक्टर काफ़ी मानते हैं, वो बहुत पसंद करते हैं। तो सबसे पहली सीरियल उनकी थी हम सब एक हैं, जो सोनी पे आती थी 1998 में। तो उसमें भी उन्होंने मुझे रोल दिया था। फिर उसके बाद जितनी भी सीरियल उन्होंने बनाए, सब में उन्होंने मुझे कास्ट किया, एक्सेप्ट ये तारक मेहता के पहले एक डेली सोप उन्होंने किया था, सारथी, जो स्टार प्लस पे दोपहर को आता था। वो एक सीरियल को छोड़ के बाकी उनकी सारी सीरियल में उन्होंने मुझे रोल दिया है। हम सब एक है, ये दुनिया है रंगीन, मेरी बीवी वंडरफुल। तो ये सारी, और जब ये एक्चुअली सीरियल कर रहे थे तब उन्होंने फिर से मुझे कहा कि भई ये मैं बना रहा हूँ और तुम्हें रोल करना है। और उन दिनों एक्चुअली मैं एक और सीरियल कर रहा था, मैं ऐसी क्यों हूँ, सहारा पे। अच्छा। तो वो भी हमारे एक मित्र है हेमल ठक्कर। तो अभी उनमें मैं उनके साथ कमिटेड था 20 दिन के लिए। तो चूँकि हमारी ये थिएटर की ट्रेनिंग है कि भई एथिक्स तो जी, होता है कि भई बिल्कुल। एक जगह अगर कमिटेड है तो यहाँ दूसरी जगह हम कैसे हाँ कर दें। तो हालाँकि मुझे पता था कि ये प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तारक भाई की एक जो रचना है उसके ऊपर ये बेस्ड है। तारक मेहता जो हमारे गुजराती के बहुत बड़े लेजेंडरी ह्यूमरिस्ट रहे हैं। तो उनको मैंने बचपन से हम सब पढ़ते आए हैं। तो ये मतलब ये तो ड्रीम रोल था मेरे लिए, बट ये दुविधा थी कि कैसे करें। तो मैं ऐसी क्यों मैं कर रहा था, तो फिर मैंने कहा कि मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ। तो फिर मेबी ये मेरी डेस्टिनी थी, तो वो सीरियल बंद हो गई। और जब बंद होने वाली थी तो वो भी आसिफ भाई को ही पता पहले चला, क्योंकि हेमल भाई और आसिफ भाई दोनों अच्छे दोस्त थे, वो भी दोनों अच्छे दोस्त थे। तो उनको पता चला तो उन्होंने फिर से मुझे फ़ोन किया कि भाई वो सीरियल जो आप कर रहे हो तो बंद हो रही है, अब क्या ख़्याल है आपका? बोला सवाल ही नहीं, अब तो करना ही है। तो इस तरह से फिर उन्होंने मुझे एक ऑफ़र दिया कि चंपकलाल या जेठालाल, आप दोनों में से क्या करना चाहेंगे? क्योंकि मुझे पता है कि आप कोई भी किरदार करेंगे अच्छा ही करेंगे। लेकिन चूँकि मैंने वो तारक भाई को मैंने बचपन से पढ़ा था, तो मैंने कहा कि चंपकलाल तो मैं लगूँगा नहीं। जेठालाल भी जो तारक भाई का जो कंसीव किया हुआ कैरेक्टर है, वो तो थोड़ा अलग था। काफ़ी स्किनी उनके जो कैरिकेचर्स हमने देखे हैं, जो एक मैगज़ीन में वो, तो मैंने कहा वो भी मैं नहीं लगूँगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर सकता हूँ, उसको करने की मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो फिर इस तरह हमने शुरू किया, और शुरू के 15-20 दिन थोड़ा लगा हमें रिदम थोड़ा सेट होने में। और बस फिर तो रेस्ट इज़ हिस्ट्री। धीरे-धीरे तो मतलब इतना पॉपुलर हो गया कि हमको भी समझ में नहीं आया कि भई ऐसा हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को इतना पसंद आ रहा है। हाँ, क्योंकि उस वक़्त एक टेलीविज़न में एक अलग अलग ही दौर था, अलग तरह के सीरियल्स बनते थे। उस बीच में अगर एक ऐसी हल्की-फुल्की कॉमेडी वाले शुरू करना और फिर इतना बड़ा सीरियल बन जाना, ये सही में अपने आप में एक बहुत बड़ा अद्भुत मोमेंट रहा होगा। तो क्या आपने सच में कभी सोचा था कि ये इतनी लंबी सीरीज़ बन जाएगी, 3000 एपिसोड, 12 साल, कभी ऐसा ख़्याल में आया? आप बताएँ, कभी कोई सोच सकता है?
कोई भी कलाकार जब हमने शुरू किया था तो हाँ ये पता था कि ये मतलब इसमें दम बहुत है, क्योंकि बेसिक जो मटेरियल है तारक भाई का, जो कैरेक्टर्स है इतने वेल एच्ड आउट है, इतने वेल कंसीव्ड है, वेल रिटन है, तो ये वाकई में चीज जो मेन मुद्दा जो है वो तो वाकई में बहुत बढ़िया है, लेकिन इतना लंबा चलेगा और इतना मतलब चलता ही रहेगा ऐसा तो कोई मतलब बिल्कुल कोई सोच नहीं सकता। पर मैं मानता हूँ कि ये वाकई में भगवान की कृपा रही है हम सबके ऊपर कि अव्वल एक तो हम सबको उन्होंने तंदुरुस्त रखा है कि 12 साल तक ईश्वर की कृपा, कॉमेडी कर कृपा कि 12 साल कॉमेडी करना तो वैसे भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल, ऊपर से ऐसी हल्की फुल्की सात्विक कॉमेडी जिसमें पूरी फैमिली एक साथ बैठ के देख सके, ऐसी कॉमेडी विदाउट एनी यू नो जो कहते हैं ना लीप, आजकल काफी सालों से पॉपुलर है सीरियल्स में कि लीप लेते हैं राइटर्स, तो वैसा भी कोई है नहीं लीप लेने का। तो इस तरह से वाकई में मैं समझता हूँ ये चमत्कार ही है और भगवान की कृपा है, सम डिवाइन पावर इज रियली वर्किंग बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। और बस और लोगों का प्यार, जो हमें प्यार मिला है, जो आशीर्वाद मिला है हम लोगों से, आज भी मिलता रहा है। जब भी लोग मिलते हैं कहीं भी तो बस यही कहते हैं, कितने लोग यही कहते हैं कि इसको कभी बंद मत करना, इसको ऐसे ही चलते रहने देना। तो बस ये लोगों का जो प्यार है मुझे लगता है यही हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी इसको बंद मत करना। हालांकि हमें बहुत अफसोस ये भी होता है क्योंकि कैरेक्टर्स बदल जाते हैं, कुछ कैरेक्टर्स छोड़ के चले जाते हैं, नए आते हैं और नए चेहरे को बड़ी मुश्किल से हम लोग अडॉप्ट कर पाते हैं, क्योंकि जब भी कोई नाम आता है तो वही कैरेक्टर आते हैं जो पहले कैरेक्टर इतने लंबे वक्त तक रहे हैं। लेकिन हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको प्लीज जितना आप बढ़ा सकें, चला सकें, चलाइए जरूर। हमारी तो आपके लिए विशेष रहेंगी जरूर दिलीप जी। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप महसूस करते हैं इस दौर की एक्टिंग में, आज अगर आप नए एक्टर्स के साथ काम करते हैं और जिस तरह की अब चीज हो चुकी है, क्योंकि अब कमर्शलाइजेशन इतना बढ़ गया है, कैमरा प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है, एक्टिंग कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक सेकेंडरी लेवल पे आ चुका है, प्राइमरी तो कैमरा प्रेजेंस है, जितना ग्लैमरस है वो बन चुका है। तो आप क्या फर्क महसूस करते हैं आज की दौर में और उस दौर में एक्टिंग करने में? बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि जब कोई भी आप सिर्फ एक्टिंग नहीं, किसी भी अगर आप फैक्ट्री में या मतलब कोई भी आप चीज़ ले जब क्वांटिटी के ऊपर जब ज़्यादा ध्यान दिया जाता है तो क्वालिटी सफ़र होती है। अभी आज देखिए ये ऑलमोस्ट एक फैक्ट्री की तरह काम होता है कि रोज़ आपको इतना शूटिंग आपको करना ही है। तो पहले के दौर में इसलिए क्योंकि वो वीकली थी, आपको आराम से काम करने का मौका मिलता था, आपको 2 दिन मिलते थे एक एपिसोड बनाने के लिए, तो डायरेक्टर, राइटर मतलब 4 एपिसोड अपना राइटर ने लिख लिए, फिर अगले 4 आपको अगले महीने बनाने हैं। तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है कि आप उसमें क्या कितना बेहतरीन आप उसमें लिख सके आइडियाज, मतलब जो है वो प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर सब मिल करके उनके पास टाइम रहता था। आज टाइम ही नहीं है किसी के पास जो काम करने का। मुझे लगता है कि आज ये जो ऑलमोस्ट डेली का जो हो गया है कि 5-5 एपिसोड अ वीक, अभी आप सोचिए एक एपिसोड 20 मिनट का होता है और एक एपिसोड आज की डेट में शूट करने के लिए कम से कम 1.5 दिन आपको लगता है। मतलब 12 घंटे की हमारी रोज की शिफ्ट होती है, तो 12 और 6 18 घंटा। अभी 20 महीने के 20 एपिसोड, 5 एपिसोड हफ्ते के, तो 20 एपिसोड महीने के हो गए। तो मतलब 30 दिन, अब 20 एपिसोड के लिए आपको 30 दिन तो शूटिंग करनी ही पड़ती है। अभी आप सोचिए 30 दिन रोज आपको शूटिंग करनी है, राइटर्स को रोज लिखना है, तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी तो सफर होगी। इसलिए मुझे लगता है कि अगर जैसे वेस्ट में होता है कि वहाँ सीजन्स होती है, वो लोग 6 महीना शूटिंग करते हैं, 6 महीना ब्रेक लेते हैं, मतलब उन 6 महीने में राइटर्स को भी वक्त मिल जाता है अगले 6 महीने के लिए काम करने के लिए। तो आई थिंक वो जो एक पैटर्न है, अगर वो पैटर्न यहाँ आ जाए तो डेफिनेटली, क्योंकि आप अभी ये जो नया प्लेटफॉर्म OTT आया है उसमें देखिए कुछ बहुत बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हालांकि मेरी एक शिकायत है कि उसमें बिना वजह जो गालियां उसमें थोपी गई है, वो एक बहुत ही मुझे लगता है कि अनवेलकम, मतलब उसकी फैमिली के साथ बैठ के देखने लायक शो बहुत कम है हमारे यहाँ पर। बिल्कुल नहीं, मतलब जरूरत नहीं है। मतलब उनके लिए मेरा एक ही आर्ग्यूमेंट है कि ऋषिकेश मुखर्जी जी
या राज साहब, राज कपूर जी, या इतने बड़े बड़े लोगों ने जो टाइमलेस काम किया है, उनको तो गालियों की जरूरत नहीं पड़ी। आपको क्यों जरूरत पड़ रही है भैया? आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी चीज, मतलब आप टेकिंग अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, कहानियां अच्छी है, आपको क्यों उसमें, क्यों आपको वेस्ट का कॉपी करके आपको उसमें गालियां डालनी है? क्यों? फॉर व्हाट? वो एक बहुत ही मुझे बहुत अपसेट करता है वो एक चीज, कि वो बस भगवान करे वो अगर जो भी है ओटीटी प्लेटफॉर्म के मालिक, उनको कोई अकल दे और ये नॉर्म्स जो है गालियों का वो अगर निकाल दे तो अच्छा रहेगा। तो यही है कि अगर वक्त मिलता है अच्छा काम करने का तो आई थिंक आज भी लोग तो हैं, एक्टर्स भी है, डायरेक्टर्स भी है, राइटर्स भी है, बट ये है हाँ, सीरियल में थोड़ा सा ये मतलब जिस तरह का एक जो ये दौड़ लगी हुई है उसका अभी तो पता नहीं इसका सोल्यूशन क्या, मतलब यही अगर मैंने कहा वैसे अगर सीजन वाइज अगर कर दे तो शायद कुछ इसमें पॉसिबल हो। एक एक्टर एक उम्र में दोहरी जिंदगी जीता है, एक पर्दे की लाइफ और एक उसके पीछे की लाइफ। बहुत स्ट्रगल है इस काम में क्योंकि क्रिएटिविटी है और ये भी इसमें श्योरिटी नहीं होती कि एक बहुत बड़ा किरदार निभाने के बाद आपको काम दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपकी जिंदगी में, आपकी जाती जिंदगी में ऐसे वो पल क्या थे जिन पलों में आपको लगता था कि बहुत परेशानी है, डिप्रेशन है, कभी ऐसा ख्याल आया हो कि इस फील्ड को छोड़ देना चाहिए? तो मैं इसलिए भी जानना चाहूंगा कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पेशेंस सीखने को मिलते हैं, बहुत और क्वालिटीज लर्न होती हैं, लेकिन आपके वो मोमेंट कैसे थे? कभी आपके लाइफ में ऐसे दौर आया? नहीं बिल्कुल है। जस्ट बिफोर तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1-1.5 साल मेरा ऐसा गया कि बिल्कुल काम नहीं था मेरे पास। मतलब आप सोचिए 20-25 साल इस लाइन में रहने के बाद, इतना काम करने के बाद, वो 1-1.5 साल ऐसा है कि मेरा प्ले भी बंद हो गया था, मेरे पास कोई प्ले भी नहीं था और कोई सीरियल भी नहीं था, मतलब कोई काम नहीं था। तो वाकई में बहुत डिफिकल्ट दौर था वो, क्योंकि फिर ऐसे लगता कि अब इस उम्र में मतलब क्या नया, क्या करें? वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर। तो एक्टर को कुछ सूझता भी नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। बट भगवान की दया से मुझे उन दिनों मुझे ये आई फॉलो द BAPS स्वामीनारायण एक्ट, प्रमुख स्वामी महाराज जी का सेक्ट है ये। तो मेरे एक दोस्त, मतलब उन दिनों में फ्री था तो उनका कुछ फंक्शन था, कुछ बच्चों का एक प्रोग्राम था, उसमें वो मुझे ले गए जज बना के या कुछ उस तरह से। मैं वहाँ गया, इंट्रोड्यूस हुआ और वहाँ स्वामी जी से, जो भी स्वामी जी वो उनका संभाल रहे थे इंचार्ज, उनसे बातें हुई तो मुझे मज़ा आया। तो मैं फिर एवरी संडे वहाँ पे वो सत्संग सभा होती है, तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि भाई आप अगर फ्री हो तो आइएगा। तो लकीली मैंने अपनी वाइफ से बात की फिर घर आके, और फिर 1-2 संडे के बाद हम लोग गए तो वाकई में बहुत मज़ा आया। तो ये जो सत्संग मैं समझता हूँ कि जो मुझे राइट टाइम पे मिला उसमें पूरा मामला संभल गया, अदरवाइज दैट वाज रियली ट्राइंग टाइम्स। और सत्संग की वजह से ये भी है कि इतने करेक्ट टाइम पे मैं समझता हूँ ये मिला है कि ये जो पॉपुलैरिटी है उससे भी मैं बच गया, कि ये जो सक्सेस है, क्योंकि सक्सेस पचाना मैं समझता हूँ बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अच्छे लोग को ये लग जाता है यू नो कि हम कुछ हैं, हमने ये मुकाम हासिल किया। राज कपूर साहब का एक डायलॉग था ना कि शोहरतें समंदर के किनारे नहीं होते, अच्छे को हमने डूबते हुए देखा है। हाँ क्या बात है, यस करेक्ट। तो बस ये जो मुश्किल दौर था वो ये सत्संग की वजह से गुजर गया, और अभी तो बहुत ही फुल फ्लैज आई एम इन्वॉल्वड इन सत्संग। तो अभी बहुत ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अंदरूनी एक एकदम पीस, एक शांति हो गई है, किसी भी प्रकार का कोई उलझन, कोई टर्मोइल नहीं है लाइफ में, कि अभी इतना समझ में आ गया कि भी काम हो तो अच्छा है, ना हो तो भी अच्छा है। जैसे बच्चन साहब के पिताजी हरिवंश राय जी ने बच्चन साहब के मुंह से ही सुना है कि भाई मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो ये भी जब से सुना है वो भी जीवन में उसको इम्प्लाई करते हैं, तो आई एम रियली एट पीस। चलिए बहुत अच्छी बात है जो आपने सत्संग वाली बात जोड़ी कि धर्म और संस्कृति और जो स्पिरिचुअल पद्धति है हमारी, उससे साथ जुड़ के बहुत एक अलग फील एक जिंदगी में आती है और बहुत कुछ समझ आता है कि किन चीजों के पीछे हम भागते परेशान होते हैं। खैर
बहुत अच्छा आपका एक अनुभव आपने शेयर किया हमारे साथ। अच्छा, हर प्रोफ़ेशन में, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो, सब जगह अ, हालाँकि क्योंकि मैं इसलिए कहूँगा कि इंडस्ट्री ऐसी एक ऐसा एक ये भी एक प्रोफ़ेशन है, लेकिन इसमें लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े रहते हैं और एक एक हाइलाइटेड प्रोफ़ेशन है, तो लोग ज़्यादा जान पाते हैं। हालाँकि हर प्रोफ़ेशन में नेपोटिज़्म जैसी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, चाहे वो और ड्रग्स जैसी और चीज़ें हैं, वो गलत चीज़ें हैं। लेकिन जब आपकी इंडस्ट्री के बारे में जिसमें आप काम कर रहे हैं इतने सालों से, जब ऐसा कुछ आप सुनते हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? आप क्या सोचते हैं? जब नेपोटिज़्म की नहीं बात, ड्रग्स की जो आजकल बात चल रही है, तो क्या लगता है आपको? नहीं, नेपोटिज्म तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा अभी मतलब ये तो अभी देखिए हमारी संस्कृति है। अभी एक अभी आप है, अगर आपने एक अपना या मतलब कोई एक व्यापारी है, उसने अपना धंधा जमाया है और उसका बेटा अगर उसमें शामिल होना चाहता है, तो वो बखूबी उसको डेफिनेटली उसको जॉइन करेगा ही ना। वो क्यों किसी मतलब अगर अपने घर में ही अगर उसको लगता है कि भाई अपना खून है वो, तो ये तो हाँ, पर ये है कि भई चलो एक कोई होनहार दूसरा है, उसको मौका मिलना चाहिए। सिर्फ़ उसी की वजह से ये नहीं होना चाहिए कि भई हाँ, चलो भई उनका बेटा है, अगर उसको धंधा ठीक से आता है, लेकिन अगर उसको धंधे पे बिठाने के बाद अगर बाप को ये पता चले कि भैया इसके खून में तो मतलब ये धंधा है ही नहीं, ये इसको तो समझ है ही नहीं, तो डेफ़िनेटली फिर उसको वहाँ से हटा देना चाहिए और जिसको बाहर से कोई जैसे सीईओ कोई लेके आ रहा है, जिसको ज़्यादा समझ हो या उस काम के प्रति ज़्यादा समझ उसको मौका देना चाहिए। तो ये नेपोटिज़्म तो मतलब ये मैंने कभी फेस नहीं किया, इसलिए म आई वुड बी द रॉन्ग पर्सन टू आंसर। हमने वही जो समाचार हो वही अब सुनी-सुनाई बातें हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो उसका कुछ है नहीं, मुझे तो उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ। और ये सब भी चीज़ें सुन के बहुत दुःख होता है, जिस तरह से ये ड्रग्स और उसका जैसा आपने कहा कि ये सिर्फ़ बिकॉज़ ये इंडस्ट्री इतनी मीडिया की इंडस्ट्री है, इसलिए ये इसमें बाकी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ मीडिया में ही है और किसी क्षेत्र में नहीं है, कई सारे क्षेत्र में है। बिल्कुल, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि ये जो रॉ प्रोडक्ट है वो आता कहाँ से? जड़ है, उसकी जो जड़ है, अगर वो जड़ को आप मिटा दोगे, तो फिर उसके बाद का तो फिर सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। तो उसके ऊपर मुझे लगता है कि ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट डेफ़िनेटली। और ये जो अभी जितने लोग बीच में मैं एक संजय दत्त जी का भी एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, उन्होंने बहुत खुल के उन्होंने बातें की है कि जिस दौर से वो गुज़रे हैं, ये कि वो तो मतलब हाथ जोड़ के वो कह रहे थे कि भैया प्लीज़ गेट हाई ऑन लाइफ, गेट हाई ऑन फैमिली, बट प्लीज़ डोंट गेट हाई ऑन ड्रग्स। जी, बिकॉज़ आई हैव बीन थ्रू ऑल दैट। तो जो उस उसमें से गुज़र चुके हैं, वो खुद कह रहे हैं कि ये नहीं है। तो डेफ़िनेटली जो आज की युवा पीढ़ी है, उनको एक तो मुझे लगता है एक तो सही मार्गदर्शन, सही दिशा देने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ आपको मित्र ऐसे मिल जाते हैं या कोई आप ऐसे सर्कल में ऐसे जुड़ जाते हैं कि जहाँ लोग आपको बहका देते हैं, तो आप उस गलत रास्ते पे चले जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स, एक इंडिविजुअल के ऊपर भी है कि आप क्या आप सिलेक्ट करते हैं एज़ एन इंडिविजुअल, किस राह पर जाना चाहते हैं, तो अपने हाथ में ही है। मतलब कोई ज़बरदस्ती तो आपको आपके मुँह में ऐसे एकदम सिगरेट तो डाल नहीं सकता। कहीं न कहीं वो आपका आपका आपकी चॉइस है कि हाँ, मुझे पीनी है या नहीं पीनी है। तो वो एक इंडिविजुअल को ही सोचना पड़ेगा। और हमारी जो संस्कृति रही है, मैं तो यही मानता हूँ कि आजकल की युवा पीढ़ी ज़्यादा मतलब वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत दौड़ रही है, बहुत भाग रही है। वो लोग उल्टा उनकी लाइफ़ से मतलब कंटाल के हमारी ओर देख रहे हैं, ईस्ट की ओर देख रहे हैं और हम हैं कि उनकी तरफ देख रहे हैं। उनकी तरफ। जबकि हमारी हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है, इतनी बढ़िया है। हमारे वेद, उपनिषद में मतलब एक जीवन जीने की जो एक जो राह दिखाई है, अगर आप उसको फ़ॉलो करो तो आपको लाइफ़ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। आप हर एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व जैसे राम भगवान का अगर आप चरित्र देख लें, कि राम कथा आप देख लें, कि उसमें आपको सारी सीख मिल जाएगी। कि आपको एक एक कैसे एक अच्छे बेटे की तरह कैसे रहना है या एक अच्छे मतलब हर तरह की सीख आपको उसमें मिल जाएगी। या कृष्ण जी की आप महाभारत, अगर आप इतने बढ़िया ग्रंथ हमारे पास हैं, आप सिर्फ
उनका अध्ययन करें तो उसमें से भी आपको जीवन जीने की कितनी सारी आपको मतलब शिक्षा मिल सकती है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल कि आप जीवन में क्या आप पाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। वो अपनी तकदीर तो देखिए, हाँ डेफिनेटली एक डेस्टिनी होती है, लेकिन हम बड़े-बड़े जितने भी लोग बन गए, उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी आप पढ़े, तो सबने मतलब अपने बलबूते पर अपना एक मुकाम बनाया है। एक राइट टाइम पे राइट चॉइस उन्होंने डेफिनेटली उसमें उन्होंने काफ़ी उनको सैक्रिफाइस भी करना पड़ा है। ऐसा नहीं कि इट्स अ यू नो ब उनके राह में फूल बिछे हुए थे और मतलब उनको सब मिल गया, ऐसा नहीं है। तो ये है कि बस आप जो काम मिले अच्छी निष्ठा से, अच्छी लगन से आप करते रहो और सक्सेस फिर आपको मिलना ही मिलना है। पर हाँ, ये है अगर आप में अगर कुछ मतलब डिफिकल्टीज आई जीवन में तो किसके जीवन में नहीं आती है। उसमें अगर आप हार करके कुछ ऐसी चीज़ों का अगर सहारा आप लेने लगे जिसका कोई मतलब नहीं है, वो आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला है। कि आपने 2 सिगरेट पी ली तो उससे आप उल्टा आपकी सेहत खराब होने वाली है। आपका कोई टेंशन दूर नहीं होने वाला है या उसके आपके जो प्रॉब्लम है उसमें से सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो फिर ऐसा क्यों करना? करना ही नहीं ना फिर करना ही नहीं चाहिए वो। बहुत खूबसूरती से आपने इसका जवाब दिया। मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आपसे पहले स्वरूप जी जब आई थी तो उन्होंने भी एक यही बात की थी कि राहुल उस टाइम पे हम इतनी लंबी-लंबी शिफ्ट्स करते थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तब भी हम इतनी मेहनत करने के बाद आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी ड्रग्स, कभी अल्कोहल का सहारा नहीं लिया। हम सारा प्रेशर अपने ऊपर ले लिया करते थे, लेकिन हम फिर भी काम किया करते। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये तो एक एस्केपिज़्म हो गया ना कि अब ये अब बेसिकली मैं समझता हूँ कि आज के दौर के जो लोग हैं उनमें पेशेंस नहीं है। मतलब जो हमारे पिताजी या उनके पिताजी मतलब हमारे दादाजी जी, वो ज़माना था जो उनके पास इतना पेशेंस था कि मतलब आज पता नहीं लोगों को सब एकदम इंस्टेंट चाहिए। सब कुछ सक्सेस भी इंस्टेंट चाहिए, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, बस फटाफट सब मिल जाना चाहिए बस। तो ये एक उसकी वजह से फिर ज़्यादा नहीं मिलता है तो फिर डिप्रेशन आ जाता है। एक तो आप अपने हिसाब से भी आपने बहुत बड़े-बड़े सपने आपने बना लिए हैं कि भाई आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि भाई आपकी लिमिटेशन क्या है, आपकी टैलेंट क्या है, आप कहाँ तक आप मतलब जितने पैर है उतनी चादर फैलानी चाहिए। अभी उससे ज़्यादा अगर करने जाओगे तो डेफिनेटली फिर वो तो तकलीफदायक है ही। आपके शो में जो एक बच्चे थे, हालाँकि ये कलाकार की किस्मत थी, उन्होंने कलाकार बनना था, लेकिन जिस उम्र में वो शो में आए थे और आज इतने बड़े हो गए हैं, तो क्या उनसे जब चर्चा करते हैं तब कोई ऐसी बात उन्हें समझाते हैं या उनमें भी वो चीज़ आपको दिखती है, जल्दी सक्सेस कामयाबी पाने की होड़ दिखती है उनमें भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो बच्चे हैं मैं तो समझता हूँ ये भी इतने मतलब गिफ्टेड हैं और उनके जो माँ-बाप से उनको जो संस्कार मिले हैं, वो इतने अच्छे हैं कि दे आर सो वेल बिहेव्ड, सो वेल मैनर्ड। मतलब बचपन से, जब से वो शूटिंग में आते थे, जब छोटे थे तभी ऑफ कोर्स आसिफ भाई इतना ध्यान रखते थे कि उनकी शूटिंग आमतौर पे वीकेंड्स में रहती थी, सैटरडे संडे में, या जब उनकी एग्ज़ाम रहती थी तब आगे-पीछे उनकी शूटिंग नहीं रखते थे, तो सारा ध्यान रखते थे। लेकिन तब भी मतलब तब से लेके आज तक मतलब उनमें कोई ऐसा ये नहीं कि बस रातों-रात हमको बहुत बड़ा बन जाना है या हमको बहुत इस दुनिया में मतलब ये इस फ़ील्ड में बहुत नाम शोहरत कमाना है। दे आर वेरी ग्राउंडेड एंड टच वुड द होल टीम जो हमारी है इज़ सो डाउन टू अर्थ एंड सो मुझे लगता है शायद इसीलिए इतना लंबा ये चला है और चल रहा है। सिंप्लिसिटी है शो में, ये बहुत बड़ी बात है और वो सिंप्लिसिटी दिखती है हर किसी के पहनावे में, हर किसी के बात करने के तरीके में। अच्छा, सोशल मीडिया को लेकर के आपका क्या है? एक अपने आप में एक नई इंडस्ट्री डेवलप हुई है सोशल मीडिया। आज किसी को अगर इनवाइट करने से लेकर सी ऑफ तक सोशल मीडिया पे होता है, बर्थडे विशेस से लेकर कंडोलेंस मैसेज तक आप सोशल मीडिया पे देते हैं। तो उस सोशल मीडिया से माहौल में आपने भी एंट्री ली है हाल फिलहाल में इंस्टाग्राम में लॉकडाउन के दौरान। और एक और चीज मैं नोटिस करी जो पूछना चाहूंगा कि आपने जो आपका @ है इंस्टाग्राम में, वो माँ कसम दिलीप जोशी है। ये बड़ा यूनिक देखा मैंने। तो आपका क्या रिएक्शन है? अब तो सोशल मीडिया का आप भी पार्ट बन गए, तो एज एन एक्टर आपको क्या लगता है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव रहा?
अब मैं एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक मैं ओल्ड स्कूल का हूँ, तो मुझे ये सब अभी भी समझ में नहीं आता है कि भाई मैं आज मैंने क्या खाया, क्या पिया, मैं आज उठ के मतलब क्या वो मैं लोगों को मतलब अ, क्यों मतलब लोगों को वो जानने में इतनी क्या रुचि है। पर चलो ये दौर है और नहीं मैं एक्चुअली जॉइन नहीं करने वाला था, मैं नहीं किया था मैंने इंस्टाग्राम या ये सब, मैं सिर्फ ट्विटर पे था इसलिए क्योंकि फेसबुक पे मेरे बहुत फेक अकाउंट्स बन गए थे और कुछ एक ऐसा हो गया था कि किसी ने किसी के साथ बदतमीजी की थी तो उनको ऐसा लगा था कि मैं तो वे मैंने तब मुझे लगा कि एक एटलीस्ट लोगों को ये बताने के लिए कि भैया वो मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ अभी ट्विटर पे हूँ। फिर इंस्टाग्राम पे भी ऐसा हुआ कि मेरे फेक अकाउंट्स काफ़ी बने हुए थे। उसमें से एक भाई साहब तो मेरे नाम पे कुछ वो जैसे वो मुझे तो ये भी पता नहीं था कि इंस्टाग्राम पे आप कुछ प्रमोट भी कर सकते हैं सब प्रोडक्ट और उसके आपको पैसे मिलते हैं। बिल्कुल। तो ये भी पता नहीं था तो किसी ने मतलब मुझे बताया कि भई ये आपके नाम से तो कोई बंदा बोला आप तो है नहीं इंस्टा जो जानते हैं मुझे कि मैं तो हूँ नहीं इंस्टाग्राम पे। तो बोला कोई बंदा आपके नाम से तो प्रमोशन कर रहा है कोई प्रोडक्ट का। बोला भाई ये तो गलत है। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि भई मैं पैसे लेके ये सारे प्रमोशन कर रहा हूँ। तो इस वजह से फिर मैं इसमें आया कि भई इसमें भी चलो लोगों को पता चलना चाहिए कि भई ये जो है वो फर्ज़ी है, फ़ेक है। और फिर बच्चों ने भी बताया कि नहीं आज के दौर में थोड़ा-सा आपको अपडेट रहना पड़ता है। कनेक्टेड अपडेट रहना पड़ेगा, थोड़ा-सा कनेक्टेड रहना पड़ेगा, कि बच्चन साहब भी देखिए अभी बहुत कनेक्टेड है, बहुत एक्टिव है। तो मैंने बोला मैं तो इतना एक्टिव नहीं रह पाऊँगा, तो बोले कोई बात नहीं जितना आप रह सके उतना लेकिन एटलीस्ट लोगों को वरना क्या है कि फेक जो अकाउंट्स वाले हैं फिर वो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी आपके नाम पे चलाते रहते हैं। तो उस वजह से मैं जॉइन हुआ और हालाँकि ब बहुत अच्छा लगा मतलब जैसे मैंने ओपन किया तो मतलब 2 3-4 दिन बहुत में तो अच्छा जैसे वो रिस्पॉन्स, क्लोज टू मिलियन आपके होने वाले हैं। हाँ, मतलब शेयर बाज़ार का जैसे आंकड़ा बढ़ता है वैसे रोज़ फ़ॉलोअर्स फ़ॉलोअर्स के वो डिजिट्स बढ़ने लगे तो ये जान के भी बहुत खुशी होती है कि इतने लोग आपको चाहते हैं, इतने लोग मतलब आपसे प्यार करते हैं। तो या ये बस इस तरह से मैं भी जुड़ा और एक्चुअली नाम का तो ऐसा है कि मैं लॉकडाउन के जब ये ओपन कर रहा था रात को जब मैंने अपने बेटे के मतलब हेल्प से ओपन करने की कोशिश की तो कोई नाम ही नहीं मिल रहा था। मतलब जो नाम डालो बोले टेकन, जो नाम डालो टेकन और इतने सारे फेक थे अकाउंट्स मैंने बोला भाई चलो ये डाल के देखते हैं कि माँ कसम मैं दिलीप जोशी ही हूँ। तो वो डाला तो लकीली वो मिल गया नाम तो फिर चलो वही चलता रहा तो अभी वही है। मैं सच में बहुत बारीकी से फॉलो करता हूँ, तो मैंने आपका एट द रेट जब देखा, तो मैंने कहा ये तो बहुत यूनिक है, ये तो पूछते हैं, मैं ज़रूर पूछूँगा कि ये ऐसा क्यों है? खैर उसके पीछे की कहानी आपने बहुत अच्छे से बताई। अच्छा मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की अगर मैं गलत ना बोलूँ तो शो जो मैंने देखा कि शो की टोन भी थोड़ी-सी अब चेंज हो गई है। पहले जब नया-नया शो था तो आपकी बोलने का तरीका भी अलग था, अब वो बहुत न्यूट्रलाइज़ हो गया है और शो में कई कैरेक्टर्स हैं बहुत ज पहले लड़ाई बड़े खुल के दिखाई जाती थी और गुस्सा भी बड़े खुल के दिखाया जाता था। तो क्या ये डेलिबरेटली चेंज हुआ है कि बहुत अब इस तरह से सटल हो गया है, बहुत एक डिफरेंट तरीके से दिखाते हैं या स्क्रिप्ट में ही ऐसा है, इसको इम्प्रोवाइज़ नहीं किया? हाँ, नहीं मतलब स्क्रिप्ट भी ओवर द इयर्स राइटर्स भी बदलते हैं, फिर स्क्रिप्ट भी थोड़ी-थोड़ी थोड़े नए राइटर्स आते हैं तो उनकी सेंसिबिलिटीज़ के हिसाब से फिर वो थोड़ा लिखते हैं और फिर थोड़ा जैसे वक़्त भी बदलता है और अभी आप भी जानते हैं कि कुछ छोटी-सी चीज़ के ऊपर से एक इतना बड़ा हंगामा हो जाता है। जब भी आपका कोई इंटेंशन नहीं होता है ऐसा कुछ धर्म को लेकर, कोई रिलिजन को लेकर या आपने ऐसा इसमें क्यों दिखा दिया और आपने उसमें ऐसा क्यों दिखाया और वो फलाँ कैरेक्टर ने ऐसा क्यों बोल दिया। तो ऐसा बहुत बीच में कुछ 1-2 कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हुए थे। तो इसलिए फिर देखिए हम तो प्यार से लोगों के घर में खुशियाँ बाँटने जाते हैं हर रोज़ 8:30 बजे। तो हमें तो बस कोई पंगा नहीं चाहिए। तो हम भई सबको किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते इसलिए थोड़ा-सा हमको लगा कि भई चलो अगर इससे लोगों को दिक्कत होती है, उनका दिल अगर दुखता है, तो बेटर है कि हम ना करें। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसको इसलिए थोड़ा-सा फिर उसको थोड़ा सबड्यू मुझे लगता है कि कर दिया होगा आसिफ भाई ने। ये मेरा क्योंकि मेरा उस लेवल पे मेरी उनसे कोई चर्चा नहीं होती क्योंकि स्क्रिप्टिंग के लिए वो टोटली वही इंचार्ज है आसिफ भाई और जो राइटर्स के साथ मिलकर के वही पूरा एपिसोड में क्या दिखाना, क्या नहीं दिखाना, क्या सीन क्या
क्योंकि पूरा ऑफिस में वही सब बन के आता है, हमारा हाथ में स्क्रिप्ट आती है, उसमें हम लोग थोड़ा सा तड़का लगा के, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके हम फिर सीन एक्ट कर देते हैं। अच्छा, जो कैरेक्टर्स में बदलाव किए मतलब हो गया, वो भी कैसे एडजस्ट करते हैं आप? लंबे टाइम आपको मतलब नए एक्टर्स के साथ, जैसे टप्पू चले गए, उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली तो खैर कुमार कबीर जी का देहांत हो गया, लेकिन उसके बाद अब सोडी भी जा चुके हैं शायद, और अंजलि तारक मेहता भी शो चेंज करे, तो कैसा मतलब कैसे एडजस्ट करते हैं आप नए एक्टर्स के साथ एज एन एक्टर? नहीं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। ऑफ कोर्स हाँ, कि थोड़ा-सा वो जो रिदम हल्का-सा हिल जाता है, जो आपको एक यूज़्ड टू हो जाते हैं आप अपने को एक्टर्स के साथ। बट देन सभी मंजे हुए कलाकार हैं अभी तो। तो थोड़ा-सा फिर वो मतलब सामने वाले की रिदम क्या है वो समझ के अब भी थोड़ा-सा एडजस्ट करके फिर वो भी समझ जाते हैं कि भई हाँ, कहाँ चल रहा है हमको इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी एक गाड़ी चल रही है, उसमें उनको भी थोड़ा-सा उनकी रफ्तार से एडजस्ट होके चलना पड़ता है। तो वो लोग भी अपने हिसाब से थोड़ा इसमें घुल-मिल जाते हैं। वो भी समझते हैं कि भाई हाँ, इनका एक जो रिदम क्या रिदम सेट है, उसमें हमें जॉइन होना है। तो इट्स अ गिव एंड टेक, थोड़ा-सा हम भी एडजस्ट करते हैं, थोड़ा वो भी एडजस्ट करते हैं। तो इस तरह से फिर कहीं न कहीं वो थोड़ा टाइम लगता है फिर, लेकिन धीरे-धीरे सेट हो जाता है मामला। लेकिन दर्शकों के लिए बहुत मुश्किल होता है एडजस्ट करना, क्योंकि वो जो छप जाता है चेहरा, और आज भी जिस तरह से आप बता रहे थे शुरुआत में, आज भी हाथी भाई का जो कैरेक्टर है, वो चाहे कुछ भी कीजिए, मैं पुराने एपिसोड भी देखता हूँ तो मुझे वही कैरेक्टर हाथी भाई का दिमाग में रहता है, नया मतलब एकदम से नहीं हो पाता है एब्जॉर्ब एज अ जी, ऑडियंस जी। अगर देखा जाए। जी, अच्छा। क्योंकि लंबे हाँ। जी। नहीं, लंबे लंबे समय से आप देखते आ रहे हैं, इसलिए वो एक रोज की आदत हो चुकी होती है। बिल्कुल। इसलिए उसको भुला पाना डेफिनेटली वो मुश्किल तो है ही। लेकिन अगर नए लोग को आप चांस देंगे तो उनको अगर थोड़ा-सा और उसको मतलब यूज़्ड टू होने में ऑफ कोर्स डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा। लगता ही है डेफिनेटली। लेकिन मुझे लगता है कि अ, थोड़ा लंबा उनको वक़्त देंगे तो शायद हो वो भी जाएगा। पसंद आने लगेंगे। बिल्कुल, वो हाँ। भी पसंद आता है। अच्छा, लॉकडाउन का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मतलब ये दौरान एक तो आपको चलिए आपकी इतनी बिज़ी लाइफ़ रहती है, इतना शूटिंग करते हैं और सडनली बिल्कुल सब रुक जाए और घर में रहना पड़े। ऐसे कभी वक़्त आने का मौका मिलता नहीं है फैमिली के साथ। चलो, वो एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है इस लॉकडाउन का, लेकिन फिर भी कैसा अनुभव रहा है ये? ज़िंदगी में शायद कभी दोबारा मौका ना आए। नहीं, मैं तो कहूँगा कि ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ मेरे लिए साबित हुआ, क्योंकि लगातार 12 साल तक काम करने के बाद, और एक्चुअली लॉकडाउन के पहले मैं 3-4 महीने से या शायद 5-6 महीने से मैं सोच रहा था कि एक ब्रेक ले लूँ अभी, क्योंकि बहुत मुझे ब्रेक की ज़रूरत थी। एक 2-3 महीने कहीं शांति से जाके समय बिताया और कुछ नहीं तो घर पे रहे कुछ। क्योंकि लगातार 12 साल रोज़ 12-12 घंटे शूटिंग करना, कभी संडेज़ भी होती है शूटिंग हमारी, ऐसा फिक्स कोई हॉलिडे नहीं होती है। और कहीं अगर बाहर जाना होती है तो छुट्टी भी हमें मुश्किल से 12 साल में मुझे नहीं याद कि लंबी से लंबी छुट्टी मुझे 15 दिन की मिली है। उससे लंबी नहीं मिली, वो भी कहीं अब्रॉड मुझे अपने भांजे की शादी में जाना था वगैरह, तो या कभी वैकेशन के लिए चले गए, तो वो भी मतलब 1 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन इतनी छुट्टी मिलती है, उससे ज़्यादा छुट्टी तो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबल। तो ये शुरू-शुरू में तो वाक़ई में बहुत ही अच्छा लगा कि चलो भई शांति से कहीं सुबह जल्दी उठ के भागना नहीं है, शूटिंग पे पहुँचना नहीं है, घर पे ही रहना है। और आप यकीन नहीं करेंगे 3 महीने तक मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ। 17 मार्च को हमारी शूटिंग बंद हुई। 16 मार्च को मुझे याद है हमने वहाँ खार में जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें मेरी शूटिंग थी, जो एक्चुअल शॉप है वहाँ पे शूटिंग की। 17 मार्च से हमको बताया गया कि भई अभी कल से शूटिंग हमारी अभी ये लॉकडाउन की वजह से बंद हो रही है। तो 17 जून से लेकर के 17 मार्च से लेकर के 17 जून तक मैं घर से बाहर ही, मतलब ऊपर टेरेस पे से रोज़ शाम को मैं वॉक पे जाता था वही, बाकी मैं घर में ही रहा हूँ। और ये प्रमुख स्वामी जी का जो जीवन चरित्र है, वो मैं पढ़ता था, वॉकिंग करता था, उनके प्रवचन यूट्यूब पे है, तो वो मैं सुनता था। तो इस तरह से इतना फैमिली में सब साथ में बैठ के खाना खाते थे, बातें करते थे। और ये सत्संग का भी मुझे बहुत अच्छा वक़्त मिल गया कि
तो काफ़ी अच्छा मुझे तो बिल्कुल भी ये और सत्संग की वजह से ये बिल्कुल भी कहीं मतलब ये जो एक थॉट है कि भई करता-हरता भगवान है, वो जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, तो वो हमेशा मतलब किसी का बुरा ना कभी चाहते हैं, ना कभी किसी का करते हैं। तो ये जो भी है उनकी लीला है, वो शायद हमें अभी पता नहीं है, आगे जाके पता चलेगी। तो आज जो भी हमने जो मुकाम हासिल किया या जो भी हम कर रहे हैं या बोल रहे हैं, खा रहे हैं, सब उनका दिया हुआ है। तो जैसा वो रखे हम वैसे रहते हैं। सुख अगर देते हैं तो सुख भुगत लो, दुःख अगर दिया तो दुःख भुगत लो। तो कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, जैसा जो जब वक़्त दिया भगवान ने, वैसा शांति से उसको बिता लो, क्योंकि जैसे परिवर्तन राम तो राखिए कुदरत ताई विधि रही। बस सेम, सेम। और परिवर्तन तो कुदरत का नियम है, तो ये कोई नियम। परमानेंट तो है नहीं, ये तो चेंज होते ही रहेगा। लेकिन अपने आप में ये शायद कभी किसी की ज़िंदगी में ऐसा वक़्त पता नहीं कभी वो कुदरत के हाथ में आए ना आए, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत वक़्त था कि बिल्कुल, बिल्कुल। पूरी दुनिया के लिए एक जैसा वक़्त एक बराबर एक टाइम पे आया। दिलीप जी, चलते-चलते एक आखिरी अगर आपका मैसेज आज के युवाओं के लिए। बस आज के युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही अमीर संस्कृति, बहुत ही रिच संस्कृति है। तो आप उनके बारे में जानिए, वेस्ट की तरफ मुँह करके मत देखिए, उस तरफ मत दौड़िए और ख़ास करके व्यसन से दूर रहिए, क्योंकि ये जो व्यसन है वो आपको अंदर से खोखला कर देता है। आजकल तो हम सबको पता है कि क्या हालत है और बस अपने बड़े-बुज़ुर्ग का आदर कीजिए अपने माँ-बाप हैं उनको रिस्पेक्ट दीजिए और जो भी काम आपको मिले, वो बड़ी निष्ठा से और बड़ी लगन से आप कीजिए और मेरे गुरुजी प्रमुख स्वामी महाराज का एक बहुत ही सुंदर बस मैसेज है, संदेश है, जो मुझे बहुत ही छू गया है। उसको अगर हम अपने जीवन में अपनाएँगे तो मुझे लगता है कि सबका भला हो सकता है और वो है आप कि अगर शेयर करना चाहें, कर सकते हैं वो मैसेज। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, वो मैसेज है कि इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज़ आवर ओन। दूसरों की भलाई में अपनी भलाई है। क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि लोग अपने बारे में ही सोचते हैं कि भई इसमें जी, मेरा क्या है? मुझे क्या मिल रहा है भई? ये जी, प्रोजेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे क्या? उसको छोड़ कर के अगर आप दूसरों के बारे में अगर आप कि भई नहीं उसका भला हो रहा है ना, मुझे उसका भला करना है। मेरा भला अपने आप हो जाएगा। जी। तो वो अगर हम वो हमारे जीवन में अगर हम रखें, तो मुझे लगता है कि हम सबका जीवन बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा। दिलीप जी, मैं बयाँ नहीं कर सकता सच बात कि मेरे को आज कितना अच्छा लगा ये अनुभव और बहुत वक़्त हो गया था इस चीज़ का वेट करते हुए कि कभी इंटरेक्शन होगा। मुझे याद है मैंने गणेश चतुर्थी के दिन जब आपको फ़ोन किया था तो आपने मुझे बोला कि राहुल जी थोड़ी देर में बात करता हूँ, बबीता जी आई हैं, तो मुझे लगा मैंने जेठालाल जी को फ़ोन किया है कि दिलीप जी को फ़ोन किया है। लेकिन बात देर आए दुरुस्त है, बहुत अच्छा लगा आपका आप जितने सुलझे हुए इंसान हैं रियल लाइफ़ में इतनी गंभीरता आपके अंदर है और हर तरह का अनुभव आप में झलकता है। मेरे दिल से ये विश रहेंगी आपके लिए कि आप बहुत और सक्सेस को पाएँ और बहुत अच्छा स्वास्थ्य आपका रहे, आपका शो लंबा चले और ऐसे ही आप काम करते रहें, सबको एंटरटेन करते रहें। थैंक यू राहुल भाई।